Hello everyone. Today I am going to start the new chapter. The name of this chapter is called Partnership Fundamental. पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में जानने से पहले मुझे बेसिक चीजें ये जानना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है. द बिजनेस विच इज रन बाय वन पर्सन, सच बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. और ये पार्टनरशिप फर्म क्या है, तो पार्टनरशिप के बारे में यही कहूंगा, द बिजनेस विच इज रन बाय मोर देन वन, लेस देन 100 और इन सम अदर केसेस इक्वल टू 50, सच बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म. अब ये पार्टनरशिप फर्म जो होती है ना, इट इज बेस्ड ऑन द डीड. ये डीड क्या है, अगर आप डीड के बारे में ये जाने तो डीड इज एन एग्रीमेंट विच इज मेड बाय द पार्टनर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स. अब इस डीड के बारे में ये समझाता हूं. जैसे कभी कभी काफी हम लोग क्लोज फ्रेंड होते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें देखा जाता है कि 2 साल 3 साल के बाद आपस में काफी डिस्प्यूट होने लगते हैं. तो उन डिस्प्यूट को रिमूव करने के लिए, सेटल करने के लिए पहले ही डीड बना लिया जाता है. तो होता क्या है कि अगर जब आप डीड बनाते हैं तो उसमें सबसे पहली बात तो कंफर्मेशन होती है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट को हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो पहले ही हम लोग तय कर लेते हैं. तो याद रखें कि जो डीड होती है, एलिमेंट्स ऑफ डीड, यानी डीड जब बनाते हैं तो उसके अंदर काफी चीजें रिकॉर्ड होती है. बहुत सारे आइटम हम रिकॉर्ड करते हैं कि फर्म का नाम क्या होगा, फर्म की बिजनेस क्या होगी, इसको मैनेज कौन करेगा, इसमें एक्टिव पार्टनर कौन होगा, ट्रेवलिंग पार्टनर कौन होंगे. तो इस तरीके से देखा जाता है कि इसके अंदर काफी चीजें रिकॉर्ड होती है. लेकिन एक अकाउंटेंट को हमेशा 6 पॉइंट पे फोकस करना चाहिए. वो 6 पॉइंट याद रखोगे, 6 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं. 6 पॉइंट क्या है, वो 6 पॉइंट है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगी तो उस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें. तो प्रॉफिट शेयरिंग जो होगी उसको रिकॉर्ड करते हैं. उसके बाद अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, इसको आप कह सकते हैं पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. अगर कैपिटल पार्टनर ने फर्म में दिया है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. अगर ड्राइंग की बात करें तो अगर पार्टनर ने फर्म से कुछ ड्राइंग किया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट होगा, सैलरी किस पार्टनर की कितनी होगी, कमीशन कितनी. तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है. सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हाट शुड बी, सेकेंड इज व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड थर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फोर्थ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिफ्थ सैलरी, सिक्स्थ कमीशन क्या होगा पार्टनर को. ये सारी पॉइंट रिकॉर्ड करते हैं. और एक बात ये भी याद रखें कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग काफी क्लोज फ्रेंड है, मान लो तुम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और जब आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, ऐसा कुछ डीड बनाया नहीं, कभी आप काफ़ी मेहनत करते हो और ये काफ़ी मेहनत नहीं करता है, तो अक्सर ये होता है कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दोनों में थोड़ी सी ऊपर नीचे बात होने लग जाती है. तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि डीड नहीं बनाते हैं और बात काफ़ी बढ़ जाती है डिस्प्यूट. तो उस डिस्प्यूट को हम कैसे सेटल करेंगे उसके बारे में समझाता हूं मैं. रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. यानी अगर डीड की बात करूं कि डीड अगर आपने नहीं बनाया तो आप जब आपके बीच में डिस्प्यूट होगी तो आप कहां जाओगे, सबसे पहले कोर्ट जाओगे. जज किसके अकॉर्डिंग डिसीजन देगा. तो जब आप कोर्ट जाते हैं या डिस्प्यूट सेटल करना होता है तो फिर रूल होता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना था, जिसको अमेंड करके 2013 में अमेंडमेंट हुई थी कंपनीज एक्ट के मुताबिक. कुछ क्लॉजेस चेंज करी गई थी. तो उसके मुताबिक ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर फर्म ने यानी पार्टनर ने कोई डीड नहीं बनाया है तो उन दोनों के बीच में जो भी प्रॉफिट होगी, यही पॉइंट याद रखोगे, फर्स्ट पॉइंट, जो भी प्रॉफिट होगी वो इक्वल होगी, यानी प्रॉफिट शेयरिंग शुड बी इक्वल. और जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसे इंटरेस्ट ऑन लोन जो कहते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगी वो 6% पर एनम होंगे. और एक चीज और कि जितने बाकी सारी चीजें, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीजें बिल्कुल दी नहीं जाएगी, बिल्कुल ही कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन जो होगी कैपिटल 0 होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं होगी, सैलरी भी नहीं, कमीशन भी नहीं. इस तरीके से यानी जब भी
आप एग्रीमेंट नहीं बनाते तो दो ही चीजें माइंड में फिर याद रखना पड़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लोन पे 6% पर एनम, ये दो चीजें आपको याद रखना है। और इसमें कोई डाउट? गुड। अब इस चैप्टर में कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? आपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या क्या बनाया था? आपने बनाया था सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे तो जनरल वगैरह सभी में बनते हैं, ट्रेडिंग बनाए थे, उसके बाद बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद बैलेंस शीट। इसमें क्या बनाना है? ट्रेडिंग तो बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगी, लेकिन अब एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगी, तब जाकर बैलेंस शीट होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या? ऐसे समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब यही होता है कि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग द पार्टनर जो अकाउंट बनाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यानी जो पार्टनर को मिलना है, जो पार्टनर से लेना है, वो सारी चीजें सेटलमेंट इस अकाउंट में की जाती है, इसे कहते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस बात पे अब ये समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दोनों में फर्क क्या है? दोनों में सिंपल सी फर्क है कि वो जो वहां जो प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो बिजनेस के हिसाब से टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और इसमें जो प्रॉफिट आती है ये पार्टनर के लिए होता है कि कितना उसके बीच में हमें प्रॉफिट को बांटना है। तो जो भी बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हुई थी उसको आप लेकर आएंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट आप रिकॉर्ड कर देंगे। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल नहीं पता तो ऐसे समझो कि डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी फर्म के लिए जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगी डेबिट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्म हम अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर के अकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्ड होती है। अगर क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ऐसे सोचो कि मैं फर्म हूं, तुम तीनों पार्टनर हो, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो मेरे लिए क्या एक्सपेंस है ना, तो मैं डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद अगर मैं सैलरी पार्टनर को दे रहा हूं तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू पार्टनर सैलरी। उसी तरीके से फिर पार्टनर को अगर कमीशन देना है तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कमीशन ए और बी। और अगर कुछ प्रॉफिट से कुछ हम रिजर्व क्रिएट करते हैं तो सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट जब रिजर्व क्रिएट करेंगे तो रिजर्व में डाल देंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या है, इस पॉइंट को अभी डिस्कस ना करें, इस पॉइंट पर अभी छोड़ देते हैं। सिर्फ मैंने ये बताया जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट होगी इसको यहां रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद यहां से आते हैं, अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा मैं, और वो इंटरेस्ट हमारे फर्म के लिए इनकम होगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ये ग्रेटर होता है तो इधर आएगी लॉस बाय डिविजिबल लॉस, जितनी लॉस आएगी उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इधर आते हैं, अगर ये बड़ा ग्रेटर होगा तो इधर में स्मॉलर फिगर होगी तो इसको हम बैलेंस निकालेंगे तो वही होगी डिविजिबल प्रॉफिट। फिर इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत मतलब अगर ये देखें तो यही चीज ज्यादातर एग्जाम में आता है। इस 3 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स में यहां डिस्कस करूंगा, सही तरीके से फोकस करना और यही चीज एग्जाम में आएंगे। वो तो बेसिक चीजें हैं, इतना सबको आता है, लेकिन जो कुछ करना पड़ता है ये प्रॉफिट में एडजस्ट करना। देखिए काफी टीचर तो ये बताते हैं कि इससे पहले अगर मैनेजर को कमीशन सैलरी देना था या कमीशन देना था ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होना था। बिल्कुल सही कहते हैं। उसके लिए एक ऊपर में एक अलग से अकाउंट बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बनाओ। तो मैं कहता हूं जब 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन बनती है और 2-2 अकाउंट बनाएंगे तो काफी टाइम लग जाता है। जबकि क्वेश्चन में लिखा रहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहां एडजस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट बनाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने क्या किया, पहले लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट में डाल दिया अमाउंट, जो भी प्रॉफिट होगी आपने रिकॉर्ड कर दिया। अब सोचो कि लोन, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे आप, तो जो इंटरेस्ट आएगी वो एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन लोन होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट इन एप्रोप्रिएशन। अगर आपने वहां देना भूल गया, रिकॉर्ड करना भूल गया तो क्या होगी, हमारी प्रॉफिट बढ़ी हुई है, क्योंकि आप डेबिट में अगर रिकॉर्ड करते टू इंटरेस्ट ऑन
लोन तो हमारी प्रॉफिट रिड्यूस हो जाती, लेकिन अभी रिड्यूस नहीं हो सका क्योंकि हमने वहां नहीं दिखाया। इस वजह से अगर हमने वहां नहीं दिखाया तो डायरेक्ट यहां हम रिड्यूस कर देंगे लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। ये माइंड में याद रखना। आप यहां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमेशा दिखाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर हम वहां भूल जाते हैं तो यहां डायरेक्ट हम डिडक्ट कर देंगे, इसके लिए मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर कोई टीचर मार्क्स काटता है तो इसके लिए यही कह सकते हैं कि सीबीएसई का ब्लूप्रिंट देखें। काफी बुक में ऐसे इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो मैं कहूंगा एग्जाम में जब लिखा ही हुआ है कि डायरेक्ट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो टाइम क्यों वेस्ट करेंगे हम। दूसरा, मैनेजर पार्टनर नहीं होता, उसका भी कमीशन या सैलरी देना अगर आप ऊपर भूल गए हो तो आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के जैसा, लेस मैनेजर्स कमीशन या सैलरी। क्योंकि वहां हमने प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं कर सका तो यहां पर हम रिड्यूस कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, अब आती है कि अगर किसी पार्टनर को सैलरी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिस्टेक से दिखा दी, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने सैलरी को डेबिट साइड में दिखा दिया, इससे क्या हुआ, हमारी प्रॉफिट गोन डाउन। जब हमारी प्रॉफिट रिड्यूस हो गई है तो अब हमारा मोटिव होता है कि वहां तो दिखाना ही नहीं चाहिए, उसे कैंसिल करने के लिए दोबारा प्रॉफिट को इंक्रीज कर दो। तो यहां पर लिखेंगे ऐड एज सैलरी, ऐड हो गई, यानी कि जो आपने मिस्टेक से हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया था, इसमें ऐड करने से वो कैंसिल हो गया। अब दोबारा डेबिट में दिखा देंगे टू पार्टनर सैलरी ए, यानी ये प्रॉपर में दिखा दिया और ये कैंसिलेशन के लिए ए के सैलरी। ये मेन पॉइंट है, इसे फोकस करो इस पॉइंट पे और रिकॉर्ड भी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा, लेकिन इसके अंदर जो कैलकुलेशन होता है ना, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स। दिखना तो आसान, दिखने से लगता है आसान है, बट एक एक न्यूमेरिकल टर्म्स पर अभी मैं फोकस करूंगा कि ऐसे कैलकुलेट करना है अमाउंट। मेन होता है न्यूमेरिकल टर्म्स को फोकस करना। अगर न्यूमेरिकल टर्म्स आपके करेक्ट है ना, तो ये फॉर्मेट कोई भी बच्चा 10 मिनट के अंदर सीख लेता है। लेकिन इसके अंदर जो अमाउंट होती है उसको कैसे कैलकुलेट करें, उस पर मैं फोकस करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो चुका है आप लोगों को, आपने किया रिकॉर्ड? ठीक है। नाउ कैलकुलेशंस ऑफ अबव टर्म्स। ये अबव टर्म्स क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन था ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसके टर्म्स को डिस्कस करना, दैट इज कैलकुलेशंस ऑफ अबव टर्म्स। अभी मैं फर्स्ट पॉइंट में जा रहा हूं डिस्कस करने, कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ही कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट है। यहां कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो माइंड में एक चीज याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे, इट शुड बी ऑन ओपनिंग कैपिटल। रिकॉर्ड कीजिए। ओके, सपोज क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो क्लोजिंग कैपिटल मान लो ए का 15,000, बी का 30,000, तो जो ड्रॉइंग होगी उसको आप ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड ड्रॉइंग 2,000, 3,000, ये मैंने एक ऐसे ही एजम्पशन यानी एज्यूम कर रखा है कि 2,000 ड्राइंग थी और यहाँ पे 3,000 ड्राइंग थी, तो इसे ऐड कर लेना। और जो प्रॉफिट हुई होगी, मान लो फर्म में 3,000 की प्रॉफिट हुई और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 1:2 था, तो एक का आया 1,000, दूसरे का 3,000, प्रॉफिट माइनस कर देंगे। अगर लॉस होती है तो इसी जगह पे ऑपोजिट करेंगे आप, जैसे लेस प्रॉफिट, अगर लॉस हो गई तो ऐड कर देंगे, इससे आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। अब आसान हो गया आपके लिए कैलकुलेट करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां पर ओपनिंग कैपिटल इट इज 16,000 इंटू 10%, तो R/100 लिखेंगे 16,000 इंटू 10/100। ये है आईओसी। आईओसी का मतलब गुड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एडिशनल, अगर बीच में कोई कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया गया है तो यहां पर एडिशनल कैपिटल लिखेंगे। यहां पे आप एडिशनल कैपिटल लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल नहीं लिखेंगे। मान लो 10,000 बीच में इंट्रोड्यूस हुआ तो लिखेंगे 10,000 इंटू rate/100। और सीपी का मतलब कैलकुलेटेड पीरियड, इसको ठीक से समझना है, ये इंपॉर्टेंट है।
CP का मतलब होता है कैलकुलेटेड पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया गया तो जुलाई से लेकर टिल 31 मार्च हम काउंट करेंगे। तो वो टोटल काउंट करेंगे, मान लेते 31 जुलाई तक, तो जुलाई के बाद बोलो जितने महीने होंगे 8 मंथ 9 मंथ जो भी होंगे यहां पे लिखेंगे 8/12 9/12 जितने मंथ काउंट होंगे टिल 31 मार्च तक। तो ये हुआ आपका कैलकुलेशंस ऑफ द कैपिटल। इसमें कोई डाउट है किसी को? रिकॉर्ड भी साथ साथ में करते जाएं आप। ओके, नाउ पार्टनरशिप फंडामेंटल का कुछ पॉइंट अभी भी है। जैसे बिल्कुल अलग अलग अमाउंट इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कैपिटल ऑन 1 अप्रैल को 2015 में किसी फर्म का मान लो ए का कैपिटल था 10,000, उसने ड्राइंग कर ली कितना 3,000 1 जुलाई को, डेट देखो कितना अलग है। और उसके बाद एंड इंट्रोड्यूस ऑन 1 जैन 2016 को 5,000। आपको कैलकुलेट करना है IOC एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो पहली बात तो अगर हम एक एक अमाउंट पर देखें तो काफी कंफ्यूजन दिखती है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट मेथड को फॉलो कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट मेथड क्या है? सबसे पहले डेट अरेंज कर दीजिए। 1 अप्रैल 1/4/2015, सेकेंड इज 1 जुलाई 1/7, देन 1 जैन 1/1, यहां पे 16 डाल दें। उसके बाद अमाउंट यहां कितना है कि हमने सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 10,000, उसमें से ड्राइंग हो गई 3,000, 10 में से 3 माइनस हो गए, बचे कितने 7,000। फिर इंट्रोड्यूस कर दिया 5,000, तो 7 + 5 इज 12,000। ये दो चीजें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये कैलकुलेट करेंगे कि 10,000 कितने महीने तक हमारे बिजनेस में रन हुआ। तो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और यही पैसे फिर चेंज हो गए कब? जुलाई 1 को। काउंट करेंगे अप्रैल से, अप्रैल मई जून, और जुलाई तो बिगिनिंग है तो 3 मंथ। और फिर 1 जुलाई से लेकर 1 जैन तक अगर काउंट करते हैं तो ये होता है टोटल 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि जनवरी का बिगिनिंग है 6 मंथ। और फिर 1 जैन से लेकर 31 मार्च काउंट करेंगे तो 3 मंथ। इस पर फोकस कर लेना और याद रखो कि ये टोटल हमेशा 12 ही होंगे। ये हमेशा 12 ही होंगे, ठीक है। अगर ये 9 मतलब 12 से ज्यादा और कम है तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोडक्ट दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और इसे सम टोटल करना है। अब देखिए एक जीरो नहीं है, एक जीरो बढ़ा दीजिए यहां पर, तो यहां पर एक जीरो और आएगा। मान लो यहां 1 0 आप लोग इंक्रीज करके लिख दीजिए। नाउ नेक्स्ट, इसी पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सम ऑफ द प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट आप यहां रिकॉर्ड करेंगे। सम ऑफ द प्रोडक्ट 1,08,000 इंटू रेट 10%, 10/100। कैलकुलेटेड पीरियड यहां नहीं, बल्कि ये मंथ में आपने कन्वर्ट किया है, तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड बाय 12 लिखना पड़ता है, तो 1/12 कर दिया। इसके बाद आंसर आ जाएंगे। ये न्यूमेरिकल टर्म्स आपको जानना जरूरी है, तभी आप प्रॉपर तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो होते हैं ना उतना डिफिकल्ट तो नहीं होंगे, लेकिन 1-2 न्यूमेरिकल टर्म्स ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में उस पूरे क्वेश्चन पेपर को खराब कर देगा। मतलब लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। बाकी बेस लेवल के सारी चीजें सेम रहेंगे, लेकिन ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट है आपका, स्टार्ट कर रहा हूं, कैलकुलेशंस ऑफ सैलरी। ठीक है, कैलकुलेशंस ऑफ सैलरी, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, अगर किसी की मंथली सैलरी है तो मल्टीप्लाई बाय 12, अगर किसी की क्वार्टरली सैलरी है तो मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं 4, क्योंकि 3 months इक्वल टू 1 क्वार्टर, यानी 1 ईयर कंटेन 4 क्वार्टर और 1 क्वार्टर कंटेन 3 months, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि क्वार्टर 4 होते हैं। और हाफ ईयरली, साल में कितने बार होंगे हाफ ईयरली? 2 times,
इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2। वीकली कितने वीक होते हैं? हाँ, मल्टीप्लाई बाय 52। उसके बाद डेली, अगर डेली करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 365। अभी आपका ईयर कौन सा है? 2013। याद रखें 2014 में क्या होगा? लीप ईयर आ जाएगी। तो वहां पे क्या करेंगे आप? एग्जाम देने जा रहे हो लीप ईयर में, याद रखना आप। तो जैसे वैसे ज़्यादा मार्क्स नहीं काटेंगे, बट इतना ज़रूर है, कोशिश करोगे 100% परफेक्ट करने के लिए। तो क्या होता है कि आज कॉमर्स में अगर किसी बच्चे का 95 से नीचे आता है तो उसका रिजल्ट किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो कोशिश करोगे मोर देन 95 लाने के लिए। तो मल्टीप्लाई बाय 365 और लीप ईयर है तो 366। ये तो सिंपल है कैलकुलेशंस ऑफ सैलरी। ये उसी चीज़, देखिए मैंने एक एक करके बेस बनाया, पहले सैलरी, उसके बाद क्या है? पार्टनर्स की कमीशन। अब चलते हैं कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैलकुलेशंस ऑफ पार्टनर्स कमीशन, आपने क्लास 11th में दो कॉन्सेप्ट किया होगा कि एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का इंफॉर्मेशन दिया होता है और कभी कभी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया रहता है। जब किसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो टाइम वेस्ट नहीं करना, एज यूजुअल नॉर्मल जैसे हमेशा कैलकुलेशन करते हैं। समझ रहे ना आप? तो नॉर्मल करोगे, जैसे मान लेते कमीशन कैलकुलेट ए का करना है तो जितनी डिविजिबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट होगी जिस पे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा इनटू रेट अपॉन 100, 10% है तो डायरेक्ट, मतलब नॉर्मल, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो फोकस करना। आप बताओगे कि क्लास 11th में आपने मैनेजर्स की कमीशन में एक टर्म्स था जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था, वहां क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे? गुड। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में ये होता था कि हम R अपॉन 100 प्लस R करते थे, यानी कि कमीशन इज इक्वल टू जितनी नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है दोनों में से किसी एक पे लिखा होगा तो इंटू R अपॉन 100 प्लस R। 10% है तो 10 अपॉन 110, 15% है तो 15 अपॉन 115। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे मैनेजर्स पार्टनर्स कमीशन। अब सबसे डिफिकल्ट टर्म्स, नहीं ये टर्म तो डिफिकल्ट नहीं है। जैसे पार्टनरशिप में अगर देखें रिजर्व कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। अगर 10% कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालना है 10% या नेट प्रॉफिट पे निकालना है। तो आप अगर नेट प्रॉफिट से बोला होगा 10 अपॉन 100 डायरेक्ट कैलकुलेट करके इसको रिजर्व कर दोगे, इसके कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा आपको। दूसरी ये चीज बताने का नहीं है, बट काफी बच्चे ऐसे होते हैं उसको प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आता। तो कैलकुलेशंस ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, मान लो फर्म में डिविजिबल प्रॉफिट 20,000 है और रेशियो आपका 1:4, मान लो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है। बट ठीक है, किसी किसी को होता है कि बेसिक चीजें भी नहीं पता रहती। ए शेयर इज इक्वल टू 20,000 इंटू 1 बाय सम ऑफ दीज रेशियो 5, काट कर डिवाइड करके निकाल देंगे। नाउ 20 शेयर इज इक्वल टू दैट इज 20,000 इंटू 4 अपॉन 5 इक्वल टू 16,000। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या समझाया? क्या? इंटरेस्ट ऑन, यस, उसके बाद सैलरी, उसके बाद कमीशन, उसके बाद रिजर्व, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब क्रेडिट साइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिसको कहते हैं कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। अगर ऐसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट बेसिक चीजें अगर आप सीख जाओ ना तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे इस पे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में। इस पार्ट को अभी छोड़ते हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट को हम डिस्कस कर लें, फिर इस पे करते हैं। अगर ड्रॉइंग, व्हेन ड्रॉइंग इज मेड बाय द पार्टनर, व्हेन drawing is made by the partner and exact date is not mentioned in the question, कब ड्राइंग किया, किस डेट को किया, ये नहीं लिखा हुआ है तो उसमें कंफ्यूजन लेने की, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। और उसमें ये सोच लेना कि हम सिर्फ 6 मंथ ही टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। यानी कि एक पॉइंट याद रखो आराम से कि व्हेन ड्राइंग इज मेड बाय द पार्टनर एग्जैक्ट डेट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन
then the average period will be taken into the consideration 6 month. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते समय जो ड्रॉइंग थी मान लो 10,000, रेट है 10%, 10/100, अब टाइम पीरियड 6/12, जब डेट नहीं है तो, और अगर डेट है मान लो एग्जैक्ट डेट लिख रखा 1 जुलाई को ड्रॉइंग किया, व्हेन ड्रॉइंग इज मेड बाय द पार्टनर एंड एग्जैक्ट डेट इज मेंशन्ड, उसमें दिया हुआ है, तो कैलकुलेटेड पीरियड वी हैव टू टेकन इनटू कंसिडरेशन। कैलकुलेटेड पीरियड क्या होता है? ऐसे समझो कि अगर आपने अगर 1 जुलाई को 10,000 ड्रॉइंग किया, तो 1 जुलाई से टिल 31 मार्च आप काउंट करेंगे, दैट शुड बी क्या होगा? दैट शुड बी 9 मंथ। तो कैलकुलेटेड पीरियड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंट 10,000, रेट अपॉन 100 10% है, इनटू वही सीपी कैलकुलेटेड पीरियड जो अभी मैंने कैलकुलेट किया 9 मंथ, 9/12। इसको आपको माइंड में याद रखना है। मैं फिर से पूछता हूं, डेट मेंशन है तो सीपी, डेट मेंशन नहीं है तो 6 मंथ। कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद इसके लिए ये कहां कहां अप्लाई करेंगे? देखिए, बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। अगर आप टाइम फैक्टर को कैलकुलेट करें तो एवरेज टाइम पीरियड निकालने के लिए टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग, इसको हम इस सेंस में लेते हैं कि अगर इस फॉर्मूले को याद करना है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। याद करना, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। वो कैसे और कहां इसको अप्लाई करेंगे? उसी जगह पर आप अप्लाई कर सकते हो कि रेगुलर एक ड्राइंग हो रही है और इक्वल अमाउंट में ड्राइंग हो रही है। यानी जब इक्वल अमाउंट में ड्राइंग हो रही है, रेगुलर ड्राइंग हो रही है, चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, उस केस में ये काम आता है। लेकिन याद रखो कि इक्वल अमाउंट होना चाहिए और रेगुलर। तो इसको हम अब नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन इक्वल अमाउंट, अभी मैंने बताया था इक्वल अमाउंट, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मेड बाय द पार्टनर, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मेड बाय द पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एवरेज पीरियड विल बी 12 + 1/2 = 6.5 मंथ। हाउ? कैसे आया ये रिजल्ट? इसको आपको फोकस करना है। इसे ऐसे समझना है कि साल में कितने मंथ होते हैं? 12। मान लेता हूं मैं यहां पे पहले एक सजा देता हूं, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। आपने पर मंथ ड्राइंग इक्वल किया है। अब देखिए फार्मूला कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप देखें एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इस मंथ का बिगिनिंग क्या होगा? 1 अप्रैल, याद रखोगे बिगिनिंग 1 अप्रैल। तो व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर दिस टिल 31 मार्च? 1 अप्रैल से लेकर टिल 31 मार्च, इट शुड बी 12 मंथ। देखिए यहां पर 12 है। क्या लिखा था आपने? टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, पीछे था ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर दी फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर दी लास्ट ड्राइंग। तो अभी फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 है, लास्ट ड्राइंग हो रहा है 1 मार्च को, लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर टिल 31 मार्च? तो 1 से लेकर 31 मार्च 1 मंथ प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 6.5। एनी प्रॉब्लम? गुड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग। मान लो 1000 ड्राइंग करा, कितने टाइम? इन अ ईयर 12 टाइम, 12 से मल्टीप्लाई करोगे। रेट है 10%, 10/100, टाइम है 6.5/12। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मेड बाय द पार्टनर एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, देन द एवरेज पीरियड विल बी 11.5 + 0.5 डिवाइड बाय 2। हाउ कम दिस रिजल्ट? देखो सिंपल सी बात है,
एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल 15th अप्रैल, 15th अप्रैल, 15 डेज इधर हट गया, 15th अप्रैल और टिल 31st मार्च, सारे केसेस में टिल 31st मार्च, 15th अप्रैल से लेकर टिल 31st मार्च काउंट करेंगे 11.5, 15th मार्च, इसलिए उधर आधे महीने हुए, हाफ मंथ बोलो, 11.5, हियर इज द 11.5। नाउ प्लस मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। गुड। तो इस केस में अभी हम करेंगे कि लास्ट ड्राइंग किया मैंने 15th मार्च को, क्योंकि मिडिल था, सभी का मिडिल 15 मार्च। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग? 15th मार्च के 31st मार्च तक काउंट करोगे तो 15 डेज होंगे, उसको कहते हैं हम लोग 0.5, यानी आधे महीने, हाफ मंथ, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6 मंथ। कोई प्रॉब्लम? ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि when equal amount of drawing is made by the partner at the end of each month, then the average period will be 11 plus 0 divided by 2, 5. अब 11 कैसे लेंगे? At the end of each month, at the end of each month, end, अप्रैल के एंड 30th अप्रैल को ड्राइंग हुई, what is the time left after till 31st March? Count it, टोटल हो रहा है ये 11 मंथ। Is it 11? नाउ लास्ट ड्राइंग कब किया आपने? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड 31st मार्च। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर दिस? 31st मार्च, 31st मार्च, नथिंग, इसलिए 0। 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 5.5। ये आसान लगा ना? गुड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू हाउ मेनी टाइम्स यू हैव ड्रॉन द मनी फ्रॉम द बिजनेस, 12 टाइम्स, क्योंकि मंथली ड्राइंग किया आपने, इंटू रेट अपॉन 100, जितना 10%, 10 अपॉन 100, इंटू 5.5, ये जो टाइम फैक्टर आपने निकाला, डिवाइड बाय 12। कोई प्रॉब्लम? गुड। उसके बाद एक पॉइंट आता है कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी फर्स्ट आपने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया, सेकंड केस है ये कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, यानी कि मतलब केसेस देखे तो 4 केस, ये फोर्थ हैं। फर्स्ट केस था एग्जैक्ट डेट इज नॉट मेंशन, सेकंड क्या था? व्हेन एग्जैक्ट डेट इज मेंशन, थर्ड क्या था कि रेगुलर ड्राइंग हो रही है मंथली, और उसमें 3 केस था, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ और एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब मैं पहुंच रहा हूं यहां पे व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मेड बाय द पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टरली। ये क्वार्टरली आपको ठीक से समझना है। जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये 12 महीने हो गए, 12 मंथ्स। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा समझने की कोशिश करो कि इन्होंने बोला है कि व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मेड बाय द पार्टनर, here this question say that कि equal amount of drawing is made by the partner at the beginning of each quarter, beginning of each quarter। इसे समझो, 3 month is equal to 1 quarter, then 1 quarter, then 1 quarter, then 1 quarter। ठीक है? beginning of each quarter, beginning of each quarter, आपने फर्स्ट में, यहां पे फर्स्ट टाइम में आपने ड्राइंग किया, तो व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर टिल 31st मार्च? एकदम 12 मंथ होगा। लास्ट ड्राइंग कब किया? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग यहां हो रहा है फर्स्ट जैन को, व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर दिस? 3 मंथ।
12 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 7.5। बस यही याद रखना फॉर्मूला, फिर से रिपीट कर रहा हूं। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, वही है फॉर्मूला। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जितना आपने किया 4000 5000 इंटू कितने टाइम्स ईयर में 4, रेट 10% 5% क्वेश्चन में दिया होगा, इंटू अभी कैलकुलेट किया आपने 7.5/12। इस मेथड से कैसा लग रहा है? इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता हूं मैं, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मेड बाय द पार्टनर एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल क्या होता है? 3 मंथ का मिडिल अगर निकाले 90 डेज होता है, 90 में 2 से डिवाइड करें तो 45 डेज, यानी इधर 15th मार्च 15th नहीं अप्रैल में 15th में, मतलब इसके बीच में 15 आएंगे जो ड्राइंग हो रही है 15th में। अब यहां से काउंट करो, ये फर्स्ट ड्राइंग है, व्हाट द टाइम लेफ्ट आफ्टर टिल 31st मार्च, यहां से तो इधर पूरा 10 और हाफ मंथ 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग मेड ऑन 15th Feb, व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर टिल 31st मार्च, 1 मंथ हाफ मंथ, देन 1.5 इज इक्वल टू 6 मंथ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू जितना कितने बार ड्राइंग किया 4 टाइम्स, रेट अपॉन 100, 6 जो आपने कैलकुलेट किया। लास्ट है कि व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मेड बाय द पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब एंड। यहां पे आपने ड्राइंग किया 31st या 30th जुलाई, अप्रैल मई जून 30th को, व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर टिल 31st मार्च, पूरा का 9 महीने, दिस इज 9 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब किया? मार्च के एंड में 31st मार्च को, व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर दिस, उसके बाद बचा ही नहीं, 0 डिवाइड बाय 2 4.5। अब इसे कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना ड्राइंग किया कितने टाइम 4, रेट क्या है क्वेश्चन में होंगे, इंटू 4.5/12। आपको इस पे फोकस करना है, ये टाइम फैक्टर को। उसके बाद अब आता है कि कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 5th केस। इसमें भी 3 केसेस हैं। आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो ना साथ साथ में? गुड। ओके, तो 5 है, व्हेन equal amount of drawing is made by the partner at the beginning of each month but after 6 month ended, the average period will be 6 plus 1 divided by 2 3.5। अगर ऐसे मान लें 6 महीने तक आपने कोई ड्राइंग नहीं किया और उसके बाद यू स्टार्टेड टू ड्रॉ, जैसे 6 महीने मतलब कहां से स्टार्ट करते हो आप? अप्रैल से, अप्रैल मई जून, ऐसे तरीके से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फैब और यहाँ मार्च, ठीक है। तो इस हिसाब से सोचो कि इस 6 महीने तक कोई ड्राइंग नहीं किया और फिर यहाँ से कर रहे हो स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो कितने टाइम ड्राइंग किया? 1 2 3 4 5 6, इसलिए सभी में 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 6 महीने कब ड्राइंग किया? 1 अक्टूबर को। फॉर्मूला क्या कहता है? व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, 1 अक्टूबर से टिल 31st मार्च, इट शुड बी कितना हुआ? काउंट कर लो, 6 मंथ। हियर इज द 6 मंथ। और लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को, द टाइम लेफ्ट आफ्टर 1 मंथ डिवाइड बाय 2 3.5। तो वही लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग 1006 टाइम ड्राइंग हुआ, रेट लिख दोगे 3.5/12। अब 6 मंथ तक तो ड्राइंग हुई नहीं। नेक्स्ट इज द मिडिल ऑफ ईच मंथ आफ्टर 6 मंथ, मिडिल 15 15 15 15 15। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर टिल 31st मार्च, मतलब व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग टिल 31st मार्च। ऐसे देखो 15 अक्टूबर को ड्राइंग किया, इधर 5 मंथ 5.5 प्लस लास्ट ड्राइंग यू मेड ऑन 15th मार्च, व्हाट द टाइम लेफ्ट आफ्टर दिस, तो 15 डेज यानी 0.5।
सम ऑफ दिस डिवाइड बाय 2 3 मंथ्स। फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू 6 r अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 12। अब आते हैं व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज मेड बाय द पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ आफ्टर 6 मंथ एंडेड। 6 महीने तक ड्रॉइंग नहीं किया, एंड में ड्रॉइंग हो रहा है, अक्टूबर के एंड में किया, व्हाट द टाइम लेफ्ट आफ्टर दिस 5 मंथ। मार्च के एंड में किया, व्हाट द टाइम लेफ्ट आफ्टर दिस 0 डिवाइड बाय 2 2.5। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू 6 रेट अपॉन 100 इंटू 2.5। अगर डाउट है तो बीच में आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो, क्योंकि देखिए सिर्फ सुनने से नहीं होता है। अभी आप देखेंगे कि पहले बीच में ज़रूरत पड़ गया था लोगों को ऑनलाइन क्लास की, या तो फिर कोई ऐसा सहारा नहीं था तो बच्चे मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे थे। मोबाइल पे ये चीज़ देखा गया है कि सारे सब्जेक्ट तो लगभग ठीक है, कंट्रोल हो जा रहा है, लेकिन मैथ्स और अकाउंट्स, फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स ये सही से नहीं हो पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा आंकड़ा जो है ना, मार्केट में स्टूडेंट से पूछो, किसी स्कूल से पूछो, किसी बच्चों से पूछो, तो क्लियर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे कि न्यूमेरिकल टर्म सही तरीके से सक्सेस नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ 10% बच्चे वैसे भी, वो जो बचपन से इंटेलिजेंट होते हैं या तो मेहनती होते हैं या अपने आप को इस तरीके से बना रखा है कि उसको किसी तरीके से भी आप कराओगे तो समझ जाएगा, तो उसको छोड़कर 90% सक्सेस नहीं है। मैथ तो होता ही नहीं है, अकाउंट्स होता ही नहीं है, और फिजिक्स के और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नहीं होता। तो अगर आप इसको सिर्फ स्टोरी कहानी जैसा सुन रहे हो तो नहीं होगा। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि यहां पे लिखा हुआ है कि इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज मेड बाय द पार्टनर एट द आफ्टर 6 मंथ एंडेड, तो 6 मंथ एंडेड जब लिखा है तो आपने साल में कितने बार ड्रॉइंग किया? वेरी गुड, याद है 6 टाइम। और ये कैलकुलेशन जो मैंने बताया टाइम फैक्टर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। जिसने ये समझ लिया बस ये चैप्टर कंप्लीट। सब समझ में आ गया आपको? अच्छा ठीक है, लास्ट एक और टॉपिक ले लेते हैं। अब 9 मंथ एंडेड का कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं, वैसे सिलेबस में नहीं है ये। कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। और आपको एक बात बता दूं कि कुछ आए ना आए 90% चांस रहता है कि टीचर इस तरह क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, जैसे अनइक्वल अमाउंट, अलग अलग अमाउंट होंगे। अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज मेड बाय द पार्टनर एट द डिफरेंट डेट। उसमें क्या था, सब इक्वल अमाउंट था, एट सेम टाइमिंग पे था। यहां पे क्या है, बिल्कुल ड्रॉइंग अलग अलग डेट पे ड्रॉइंग किया गया। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये क्वेश्चन में लिखा होगा, डेट ऐसे होंगे, अमाउंट भी लिखे होंगे, ये दो चीजें दी होंगी। देखो 1 अप्रैल 2015 को आपने ड्राइंग किया 10,000, 1 जुलाई को आपने ड्राइंग किया 5,000, 1 जैन को आपने ड्राइंग किया 12,000। बस यही खेल है कि बच्चा क्या करता है, यहां से यहां तक का काउंट करता है नहीं, और इसको देखता है 12। वो मैंने बताया था कहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, क्योंकि 1 ईयर के लिए होगा। इसमें सबका अमाउंट अलग अलग है, इसलिए इसमें हमने अभी बताया टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, इस तरीके से समझाया था। यानी अगर ये ड्राइंग करते हो तो व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर टिल 31 मार्च, यानी कि यहां से लेकर 31 मार्च तक का काउंट करो। कितने महीने हो रहे हैं? अप्रैल को किया तो 1 अप्रैल से मार्च तक 12 मंथ। गुड। अगर 1 जुलाई को कर रहे हो तो काउंट करो फिंगर पे 31 मार्च 9 जनवरी, यानी 1 जैन को किया तो कितने महीने हो रहे हैं? 3 मंथ्स। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 इंटू 12 1,25,000 इंटू 9 45,000, 12 इंटू 3 36,000, सम ऑफ दिस अमाउंट 2,01,000। IOD सम ऑफ प्रोडक्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन बता रहा हूं। सम ऑफ प्रोडक्ट 2,01,000 इंटू रेट 10/100 इंटू 1/12। 1/12 क्यों? आप तो इंटेलिजेंट, इसका आंसर सिंपल तरीके से दो। गुड, बिकॉज होल अमाउंट यू कन्वर्टेड इनटू द मंथ। सारे अमाउंट जब मंथ में आप निकाला है तो इसको ईयर में आंसर लाने के लिए डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो 1/12। बिल्कुल सही। और लास्ट स्टेज में आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद
कि किसी क्वेश्चन में आप ये चीज देखोगे, नेट प्रॉफिट से रिलेटेड टर्म्स हर एक क्वेश्चन में दोनों में से एक दिया रहेगा, और ये चीज जिसने नहीं समझा तो सब कुछ सही होने के बावजूद प्रॉफिट ही गलत है, तो सारे टर्म सही भी हो सकते हैं लेकिन उसका फाइनल आंसर सही नहीं होगा। तो नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनीथिंग या नेट प्रॉफिट बिफोर डेबिटिंग एनीथिंग और क्रेडिट एनीथिंग, बिफोर लिख दे तो यानी समझ लेना आपके लिए कोई टेंशन लेने की चीज नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। यानी नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देना और इसमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर लिखा रहेगा आफ्टर चार्जिंग एनीथिंग, जैसे सिंपल सी चीज है, नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीस आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी को यानी हम दे चुके हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देना था और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे दिए। वहां से जो नेट प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर चार्जिंग, उसको देने के बाद, यानी एडजस्टमेंट वाली चीजें, तो उस प्रॉफिट को ऐड बैक कहेंगे। याद है अभी मैंने क्वेश्चन में समझाया था, फर्स्ट में ये समझाया था कि अगर मैंने पार्टनर को सैलरी दे दिया, फर्स्ट में ही था वो, देखिए ए को सैलरी अगर मैंने दे दिया तो वहां ऐड बैक मैंने वर्ड क्यों यूज किया कि अगर जिसको सैलरी दिया है पहले कैंसिल करने के लिए ऐड करो और फिर एक्चुअल में रेक्टिफाई करने के लिए पार्टनर की सैलरी ए को डेबिट करो। यही चीज है सेम वहां पे। तो नेट प्रॉफिट के साथ जब भी किसी क्वेश्चन में अगर लिखा होता है बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, तो आपको फोकस करना है कि बिफोर है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आफ्टर है तो आपको ऐड बैक करना है। इसके अलावा अब एक ये नया पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट समझा दूंगा, अभी इसकी जरूरत तो नहीं है। अगर आप इसी वक्त करना चाहते हो तो टाइम है तो देखिए मैं करा देता हूं। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक मैंने बताया था 2 अकाउंट मेंटेन के बनाए जाते हैं इसके अंदर, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स एक कैपिटल अकाउंट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिंपल सी चीजें, सब अलग अलग पार्टनर के अपने अलग अलग अमाउंट होंगे, इसलिए उसके अलग अलग कैपिटल भी होंगे, इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन सबके अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। इसमें 2 तरह का मेथड मेंटेन होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा फिक्स कैपिटल मेथड। तो जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब कि कैपिटल जो है फर्म में वो फ्लक्चुएट होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा। यानी बिजनेस में प्रॉफिट होगी तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, लॉस हुई तो डिक्रीज हो जाएगी, वो फ्लक्चुएटिंग। यानी इसके अंदर एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर कितने अकाउंट बनेंगे? सिर्फ एक अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई प्रॉब्लम? दूसरा होता है फिक्स कैपिटल मेथड। अब इसमें देखिए क्या होगा, ऐसे समझो पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया उसको कांस्टेंट रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें क्या है, कैपिटल फ्लक्चुएट, नाम से ही क्लियर हो गया, आगे ऊपर नीचे होता रहेगा, फ्लक्चुएटिंग करेगा। लेकिन फिक्स्ड में स्टेबल, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर हमें चेंज नहीं करना है कैपिटल में तो इसको एक अलग अकाउंट में डाल के रखना पड़ेगा, और जो चीज बिजनेस में अलग से एक पार्टनर की सैलरी कमीशन होगी उसको अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग में डायरेक्ट रिकॉर्ड किया, जैसे पार्टनर ने जितना बिजनेस स्टार्ट हो रही है तो जितना कैपिटल आया उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया। मान लेते हैं ए और बी का कैपिटल जो है सी का है, आपने रिकॉर्ड कर दिया, लेकर आया, जो इंट्रोड्यूस किया। या तो पहले से पुरानी बिजनेस है तो बाय बैलेंस बीडी लिख दोगे, और फिर कोई एडिशनल कैपिटल है तो बाय कैश लिख के लिखोगे। लेकिन इसके बाद का क्या एंट्री होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में था ना, उस डेबिट वाले सारे पार्टनर के आइटम को यहां लेकर आएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या था, सैलरी दे रहे थे और कमीशन, एक टर्म और था जनरल रिजर्व, उसको डालेंगे यहां। क्यों? जनरल रिजर्व के साथ कोई पार्टनर का नाम लिखा हुआ था, तो जनरल रिजर्व आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो जब पार्टनर का नाम ही नहीं था तो जनरल रिजर्व एक लायबिलिटी के लिए हमने क्रिएट कर लिया है। अब जो प्रॉफिट थी उसमें पार्टनर का कैपिटल में
डाल देंगे क्योंकि नाम था उसमें, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, इसमें प्रॉफिट में डाल देंगे जितनी जितनी प्रॉफिट। इधर में क्या, जो पार्टनर ने ड्राइंग किया उसको रिकॉर्ड करोगे टू कैश ड्राइंग, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी उसको रिकॉर्ड करोगे। अगर लॉस होता है तो इधर में टू प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद इसे प्लस करके यहाँ डालोगे बैलेंस आ जाएगी। एक अकाउंट मेंटेन करना है। अब आते हैं फिक्स्ड में। फिक्स्ड में क्या होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे। हमने तो डाल भी दिया कि अगर कोई एग्रीमेंट के, मान लो 1 लाख 2 लाख कैपिटल डाल दिया आपने बाय बैंक या बाय कैश, स्टेबल रखना है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वही सेम। बाई चांस एग्रीमेंट में चेंज हुआ है कि नहीं इसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो एडिशनल कैपिटल के लिए यहां लिखोगे बाय बैंक प्लस करके फिर बैलेंस, और नहीं तो लिखा फिर नहीं पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी तो ड्राइंग में लिखोगे। तो दो केसेस हैं रेयर, लेकिन यही सिर्फ रिकॉर्ड होगी कितना बैलेंस आया बस, और वही बैलेंस आ जाएगी। तो एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा जो होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इसे फोकस करो। कैपिटल अकाउंट बिल्कुल अलग है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट अलग है। अगर पार्टनर्स पुरानी ही बिजनेस है ये, तो जिसकी बैलेंस होगी तो डायरेक्ट लिख दोगे बाय बैलेंस बीडी। ये बैलेंस ऑपोजिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट में भी हो सकता है। किसी का क्रेडिट 2 का है और किसी का क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, डेबिट में है तो डेबिट में। और वही चीज करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जितने आइटम थे वो सारा आइटम यहां रिकॉर्ड हो जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब इधर आते हैं, जो ड्राइंग होगी उसको रिकॉर्ड करोगे, परमानेंट ड्राइंग वाली नहीं, कैपिटल रिड्यूस वाली नहीं, नॉर्मल ड्राइंग। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट किया, लॉस होगी तो यहां रिकॉर्ड करोगे, इसे प्लस करेंगे, यहां बैलेंस डाल देंगे। इसके अलावा बेसिक चीजें यही है, इसको 3 पार्ट्स में आपको समझना है। एक फर्स्ट पार्ट मैंने अभी कराया, सेकंड पार्ट में मैं कराऊंगा अब पास एडजस्टमेंट, थर्ड पार्ट में मैं कराऊंगा गारंटी। तो इसमें 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूं, एक ही दिन तीनों ही चैप्टर, अगर तीनों ही कॉन्सेप्ट करोगे तो प्रॉब्लम होगी। बस इतना आज स्टॉप करते हैं, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करो आप लोग, ठीक है। बाय एवरीवन।